हेलो स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। ये फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम इसका यूज या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डियर जो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स की बात होगी। इसका मतलब ये है सब फ्लूइड क्या होता है और मैं उस पर जो मैकेनिक्स अप्लाई होता है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है फ्लूइड पर, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। क्योंकि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स जो होता है वो हम फ्लूइड और सॉलिड दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी और सॉलिड मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है और हम किस लिए पढ़ते हैं, और इसमें जो डिफॉर्मेशन केस होता है उसका क्या रोल है इसमें। तो सबसे पहले डियर मैकेनिक्स जानने की कोशिश करते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी पे उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो हम देखते हैं, जो उसका इफेक्ट होता है वही होता है मैकेनिक्स। तो लिख सकते हैं फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, जैसे क्या है, कोई मान लीजिए बॉडी है, अगर ये हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये किस में आ जाएगा डियर, ये आ जाएगी मोशन में। यदि बॉडी अगर मोशन में है तो उस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी आ जाएगी रेस्ट में, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। कैसे, देखिए जैसे कोई बाइक आप चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये रोड है, ये बाइक है, ठीक है, इसको आप चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए बाइक का हैंडल है, ठीक है, जिसको आप चला रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इधर डायरेक्शन मोड़ना है, इधर तक टर्न करना है। तो क्या होगा, जब बाइक इधर जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसके हैंडल पर एक मसल्स फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। उसको क्या करेंगे, उस पर एक मसल्स फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन, देखिए मोशन में तो है बॉडी, लेकिन आप उसको उस पर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर दिए। यहाँ से पहले यहाँ आया होगा बाइक, फिर ऐसे चला गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब आप उसके हैंडल पर या बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए हैं तभी इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो फोर्स का यही इफेक्ट होता है डियर। ठीक है, तो हम यही देखते हैं कि अगर मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं फ्लूइड पर या फिर सॉलिड पर, दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लूइड या सॉलिड पर, तो उसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है दैट इज मैकेनिक्स। ठीक है, अगर वो सॉलिड में करेंगे तो सॉलिड मैकेनिक्स, अगर वो फ्लूइड में बात करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स। तो डियर आइए मैकेनिक्स के बारे में पहले देखते हैं। तो मैकेनिक्स के बारे में ये था। अब आइए सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं। सपोज मैकेनिक्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक सॉलिड मैकेनिक्स, एक सॉलिड और एक फ्लूइड में। जब मैकेनिक्स हम अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं डियर। बात करते हैं अगर सॉलिड की, तो डियर सॉलिड में क्या होता है, जो एटम होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एटम यहाँ पे ए है और यहाँ पे एटम बी है, ये एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे, और इनके जो बीच की डिस्टेंस डियर होती है वो होती है r0, और इस डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी कंडीशन इस टाइप में हो जाती है। सपोज ये हो गया एटम ए, ये हो गया बी। अब इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, एटम के बीच की डिस्टेंस जो है वो हो गया आर। ठीक, अब आर और r0 में देखते हैं क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आर हो सकता है r0 के इक्वल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है आर जो है ये बड़ा हो सकता है r0 से, और तीसरा कंडीशन आर जो है r0 से छोटा हो सकता है। ये तीन कंडीशन बनेंगी इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में। ये क्या है, जब फोर्स अप्लाई नहीं हुआ था, इनिशियल कंडीशन ये है, इनिशियल कंडीशन, और फोर्स अप्लाई होने के बाद ये फाइनल कंडीशन है। ध्यान रखिएगा।
तो आइए हम इसका जो है इनके बीच में जो रिलेशन है उसका हम मीनिंग समझते हैं, आखिर ये मीनिंग क्या है। तो इसमें ये देखते हैं डियर, अगर हम इसमें 3 कंडीशन है, R इक्वल टू R नॉट, R इज ग्रेटर देन R नॉट, R इज लेस देन R नॉट। तो इसमें अगर R इक्वल टू R नॉट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा डियर कि जो एटम है हम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो एटम अपना जो है स्थान वो छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, उसी प्लेस पे हैं। जैसे कि ए यहाँ है, अगर इनिशियल कंडीशन में ए और बी है, ये डिस्टेंस R नॉट है, तो फोर्स लगाने के बाद भी अगर R हो गई डिस्टेंस तो R नॉट के बराबर है। इसका मतलब जो एटम है वो अपने ही स्थान पे बैठे हुए हैं, अपना स्थान छोड़ के नहीं गए हैं। तो अपना स्थान डियर जब छोड़ के नहीं गए हैं तो क्या होगा, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बॉडी में जब कोई चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा डियर, डिफॉर्मेशन का केस इसमें होगा ही नहीं। तो चेंज होने का मतलब डिफॉर्मेशन आना बॉडी में। तो इसमें जब चेंज नहीं होगा तो इसमें जो कंडीशन बनेगा डियर, इसमें जो कंडीशन बनेगा नो डिफॉर्मेशन का कंडीशन बनेगा। ध्यान रखिएगा, नो डिफॉर्मेशन का कंडीशन इसमें बनेगा। सीधी सी बात है, जहाँ डिफॉर्मेशन नहीं होता है जिस बॉडी में डियर, उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम, रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। और डियर जो रिजिड बॉडी होती है वो किस वर्क के लिए हम मतलब के यूज के लिए होता है, एप्लीकेशन उसका क्या है, मतलब कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं इस बॉडी को, जो बॉडी रिजिड हो। रिजिड मतलब उसमें थोड़ा भी डिफॉर्मेशन ना हो। तो डियर ये बॉडी जो होता है वो, जैसे हम पढ़ते हैं, फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए होता है, फोर्स का ट्रांसमिशन करता है, ये टार्क का ट्रांसमिशन करता है और पावर का ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन बॉडी का काम करेगा। याद रखिएगा, ये जो बॉडी है रिजिड बॉडी, ये ट्रांसमिशन बॉडी का काम करेगा, जिसमें फोर्स टार्क पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पढ़ते कहाँ है डियर, आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस एंड फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो इसमें डियर ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई मेंबर, 3 मेंबर का एक ट्रस बनाया गया है, इस पर कोई अगर फोर्स अप्लाई करता है तो इसमें क्या होता है डियर, हर मेंबर पे फोर्स आते हैं। हर मेंबर पे क्या आता है, ये फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ट्रांसफ़र हो जाता है हर मेंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो मेंबर हो हमारा रिजिड मेंबर होगा। कैसा होगा डियर, जो मेंबर होगा वो हमारा रिजिड मेंबर होगा। तो हम अगर सॉलिड की बात करते हैं, अगर नो डिफॉर्मेशन का केस अगर देखते हैं डियर, तो नो डिफॉर्मेशन का केस हम कहाँ स्टडी करते हैं, इसको कहाँ स्टडी करते हैं, स्टडी इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ध्यान रखिएगा, स्टडी कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए ये 2 केस और बचा है। 2 केस बचने का मतलब, ये 2 केस बचने जो बचा है इसका मीनिंग आइए हम देखते क्या होता है। पहले क्या था, इसका कंडीशन है कि जब एटम ए और बी इनिशियल कंडीशन में था तो R नॉट डिस्टेंस था, इसका मतलब R बढ़ गया, मतलब उसको क्या किए, इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है अब क्या हो गई, बढ़ गई है, R हो गया है। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अब कम हो गई है। R मतलब इससे क्या हो गया, इनिशियल से कम हो गया और इनिशियल से ये ज़्यादा हो गया। तो देखिए, चाहे कम हो डियर चाहे ज़्यादा हो, दोनों ही केस में जो वहाँ ए बी अपने जो ए बी एटम होगा, जो ए और बी एटम होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अपनी पोजीशन या स्थान चेंज करेंगे ही। चाहे अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ए हो गया, बी यहाँ पे हो गया, अब ए यहाँ से यहाँ हो गया, बी यहाँ से यहाँ हो गया। इसका मतलब डियर कि बॉडी में क्या हो रहा है, शेप का चेंज हो रहा है या उसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा होगा। दैट मीन्स डियर, अगर बॉडी में चेंज होने का मतलब किसी भी तरीके से डिफॉर्मेशन का केस आना है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन का केस आना है। तो आइए बात करते हैं, ये दोनों जो केस है अब किसकी हो गई, ये डिफॉर्मेशन का केस हो गया। किसका केस हो गया डियर, डिफॉर्मेशन का केस हो गया। अब डिफॉर्मेशन में ये देखते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ती है, मतलब एटम जो होते हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। इसका मतलब डियर हम उसमें पुलिंग कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी बॉडी है उसमें हम उसको खींच रहे हैं। खींचने का मतलब ये है कि जो एटम यहाँ होंगे वो खींच के इतने दूर चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब डियर जो इस पर अगर हम फोर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें टेंशन फोर्स की बात करते हैं। और ये जो उसके जो एटम है, पहले ये यहाँ था, अब जैसे एटम है ये
अब हम इसको पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद एटम यहाँ से यहाँ और नज़दीक आ रहे हैं, एटम एक दूसरे से और नज़दीक आ रहे हैं, तो इस केस में हम उस बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ टेंशन फोर्स और यहाँ कंप्रेसिव फोर्स, दोनों ही केस में ये डिफॉर्मेशन का केस बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो डियर जब डिफॉर्मेशन का केस बनेगा, अगर हम किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे ये बॉडी है इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होगा, ये बॉडी मतलब कि शेप चेंज हो रहा है। तो शेप चेंज होने का मतलब जब हम इस बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे डियर, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी अपना एक रिवर्स फोर्स लगाएंगे, वो भी क्या करेंगे, एक रिवर्स फोर्स लगाएंगे, ताकि हम उसमें ये क्या करेंगे, ये बॉडी में चेंजेस नहीं होने देंगे। बट ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन केस आ जाता है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन केस जो आता है डियर, तो क्या करता है, पहले ये तो रोकने की कोशिश करता है, और इस फोर्स को ही बोलते हैं डियर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटरनल मतलब इसके अंदर का बॉडी के, और रजिस्टिंग मतलब जब जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके रजिस्ट में एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, रजिस्टिंग फोर्स का मतलब ये हो गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो डियर जब वो अंदर से फोर्स लगाएंगे, अगर उनके मॉलिक्यूल में चेंज देखने को मिलेगा, इसका मतलब डिफॉर्मेशन का केस में अगर देखा जाए तो चेंज इन शेप, साइज में चेंज हो सकता है, या बॉडी की ज्योमेट्री। ठीक है, आपको डिफॉर्मेशन में इन तीनों से केस देखने को ज़रूर मिलेगा कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या करेगा डियर, जब बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा होता है तो इसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हों वो क्या करेंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो अपने में चेंज नहीं होने देंगे, तो इसलिए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी का जो शेप या साइज है डियर वो चेंज हो जाएगा, जो बॉडी का शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाएगा। तो डियर जब चेंज हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, पेन पैदा होगा। डियर बॉडी में पेन पैदा होगा, पेन दैट मीन्स स्ट्रेस पैदा होगा। ठीक है, बॉडी दर्द महसूस करेगी और अंदर से स्ट्रेसिबल महसूस करेगी। तो डियर उसमें चेंज होगा ही होगा। तो बॉडी में जब चेंज होगा तो उसमें शेप और साइज का भी एक चेंज होना, उसका डिफॉर्मेशन होना, वहाँ पे फिर स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन पैदा हो जाता है। वहाँ पे क्या आता है डियर, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डियर हम कहाँ पढ़ते हैं, सोम में या फिर मॉस में, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इसकी स्टडी करते हैं। तो डियर अगर इसमें देखा जाए तो नो डिफॉर्मेशन, देखिए सॉलिड बॉडी में जो डिफॉर्मेशन का केस देखा जाए तो डिफॉर्मेशन का केस जो हम स्टडी करते हैं वो हम सोम में स्टडी करते हैं। और नो डिफॉर्मेशन, अगर बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही तो वो केस अगर हम स्टडी करते हैं तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ये डियर पूरे सॉलिड बॉडी का जो मैकेनिक्स हम उस पर अप्लाई करते हैं वो इसका स्टोरी है। ठीक है, या कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये हो गया आपका सॉलिड बॉडी का केस। सॉलिड बॉडी में ध्यान रखिएगा, अगर मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं तो मैकेनिक्स अगर अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी में अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, दैट मीन्स बॉडी रिजिड होती है, तब वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। क्योंकि रिजिड बॉडी जो है वो केवल ट्रांसमिशन का काम करती है, बॉडी ट्रांसमिशन का काम करती है, फोर्स को, मोशन को या फिर पावर टार्क को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, लेकिन जो अगर बॉडी डिफॉर्मेशन है तो बॉडी में जब डिफॉर्मेशन होगा तो सीधा सीधा वो रिजिड रहेगी नहीं और उसके अंदर चेंजेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके अंदर जब चेंजेज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, पेन महसूस करेगी, दर्द महसूस करेगी, जिससे हम वहाँ पे बॉडी में डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। उसकी डिफॉर्मेशन का मतलब उसका शेप और साइज भी चेंज होगा, जिससे वहाँ पे स्ट्रेन भी पैदा हो जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डियर हम कहाँ पढ़ते हैं, सोम में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सॉलिड में ये केस है। फ्लूइड की अगर बात करते हैं डियर, सपोज फ्लूइड में अगर जैसे कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्लूइड बॉडी अगर ले लेते हैं, जैसे ये हो गया मान लीजिए फ्लूइड बॉडी। ठीक है, तो इसमें डियर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसमें शियर फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर वाले। ठीक, इसमें शियर फोर्स अप्लाई करते हैं डियर। शियर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इसमें दोनों होता है। वो केस आता है कि अगर बॉडी जैसे कोई अंदर है, लिक्विड के अंदर है, अगर बॉडी ये लिक्विड के अंदर है तो इस पर क्या करेगी, इस पर फोर्स अप्लाई करेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन ये कंडीशन है कि जो आपका फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। तो डियर जब पास्कल लॉ हम पढ़ाएंगे तो फिर आपको हम बताएंगे कि नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स इसमें कहाँ वाटर में जो फ्लूइड में है वो
कहाँ लगता है, बॉडी पर कैसे लगता है। तो इतना जान लीजिए डियर, अगर शियर फोर्स की बात करते हैं, जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के अगर हम पैरेलल अप्लाई करते हैं तो ये होता है शियर फोर्स। अगर क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल फोर्स कोई अप्लाई करते हैं, अगर कोई फोर्स नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो वो होता है नॉर्मल फोर्स, और उसके पैरेलल जो है क्रॉस सेक्शन के अप्लाई करते हैं वो होता है शियर फोर्स। तो इसमें हम थोड़ा सा शियर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे कि मान लीजिए डियर ये बॉडी है, फ्लूइड बॉडी है, ठीक है। अगर हम इसमें शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर इसमें भी आइए कंपेयर करा देते हैं, अगर इसमें भी शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। इसमें भी अगर शियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डियर इसमें जो चेंजेज होगा, ये जैसे कि फाई चेंज हो रहा है, ठीक। अगर इसमें चेंजेस देखने को डियर मिलेगा, ये इसमें भी फाई देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे फाई होता है, ये सपोज फाई, तो लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है डियर, जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड जैसे ये होता है, मान लीजिए फ्लूइड है, तो क्या होता है जब यहाँ से प्लेट से, मान लीजिए प्लेट है, तो प्लेट से जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं ऊपर, वैसे क्या होता है फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है। मतलब कि इस लेयर का वेलोसिटी इस लेयर के से कम है, ठीक। ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे वाले वेलोसिटी से, ठीक है। इसका वेलोसिटी इससे इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इससे इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ऊपर लेयर टॉप सरफेस पे रहेगी उसका वेलोसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर हम इसकी वेलोसिटी सपोज उसके नीचे वाले की वेलोसिटी अगर u एज्यूम करते हैं तो ऊपर वाला वेलोसिटी u प्लस du ले लेते हैं, ठीक है। तो डियर इसमें क्या होता है कि जैसे हम एक बार फोर्स अप्लाई कर दिए तो ये जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या करना, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो नीचे वाली क्या करेगी कि u प्लस डी वेलोसिटी से क्या हो रही है, वो फ्लो हो रही है, लेकिन नीचे वाली वेलोसिटी उसको रोकने की कोशिश करेगी, अपने ओर खींचने की कोशिश करेगी डियर। इस टाइप में जैसे ऊपर वाली वेलोसिटी जा रही है तो ये क्या करेगी, ये अपने ओर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन बट वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले जो सरफेस है लेयर है, ऊपर वाला लेयर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगी इसको खींच के ले जाएगी आगे, इसको खींच लेगी, ठीक, इसको खींच लेगी आगे, ये भी चली जाएगी, लेकिन इनके बीच में एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। उस रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। और डियर विस्कोसिटी जो है वो बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, कब, जब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात होगी तो उसमें विस्कोसिटी जो है एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो डियर क्या होगा, तो ये लेयर जो ऊपर वाली लेयर है वो अपने नीचे वाली लेयर को फ्लो करेगी, इसके नीचे वाला लेयर इसके नीचे वाले लेयर को फ्लो करेगी, इसके नीचे वाले लेयर ये अपने नीचे लेयर वाली को फ्लो करेगी। तो क्या होगा डियर कि चलिए अगर फ्लो होता है तो एक बार अगर हम इसको लगा दिए तो ये जो फ्लूइड बॉडी है वो कंटिन्यूअस फ्लो में आ जाएगी, आप अगर t = 1 सेकेंड पे देखेंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन फाई हुआ होगा, ठीक। अगर इसमें यहाँ पे t = 2 t = 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं तो ये मान लीजिए फाई डैश है और ये है फाई डबल डैश। तो यहाँ t = 2 सेकेंड में देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा फ्लूइड बॉडी में वो फाई डैश होगा, और t = 3 सेकेंड में देखते हैं, 3 सेकेंड में देखते हैं तो ये फाई डैश डिफॉर्मेशन हो जाएगा। एट ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है डियर, एट जो आपका शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। डियर इसमें भी शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, बट इसमें कोई ऐसा लेयर नहीं होता है, एक दूसरे से ये क्या होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है जितना हम डिफॉर्मेशन एक बार में करें उतना ही होगा। जैसे अगर शियर फोर्स हम लगाते हैं तो फाई डिफॉर्मेशन होगा, t = 1 सेकेंड पे भी अगर इसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसमें फाई डिफॉर्मेशन होगा, और t = 2 सेकेंड में भी अगर देखते हैं इसमें तो इसमें फाई ही डिफॉर्मेशन होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट पे। हाँ अगर इसको हम डिफॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब फाई दूसरा लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, जो शियर फोर्स है टॉर्क जो है, जो शियर फोर्स है टाउ, वो क्या है वो दूसरा लगाएंगे, ठीक है। दूसरे शियर फोर्स पे दूसरा डिफॉर्मेशन देगा, और एक शियर फोर्स पे एक ही डिफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन ये
एक शियर फोर्स अगर कांस्टेंट लगा दिए तो कई डिफॉर्मेशन देता है। दैट मीन्स डियर इसका जो डिफॉर्मेशन वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और इसका डिफॉर्मेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं डियर इसका जो डिफॉर्मेशन है जो फंक्शन वो किसका फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है। और इसका जो डिफॉर्मेशन है ये टाइम का फंक्शन नहीं है, नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। तो डियर ये टाइम का फंक्शन है तो इसका डिफॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। और इसको बोलेंगे केवल डिफॉर्मेशन, इसमें रेट की बात नहीं हो रही है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन, या फिर इसी का नाम है टोटल डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसी का नाम है टोटल डिफॉर्मेशन। और इसमें जो होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, तो डियर इसमें जो टाउ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है उसके प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें जो टाउ है शियर फोर्स वो केवल डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो डियर ये ध्यान रखिएगा सॉरी, इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा डियर। तो वो कांस्टेंट जो होगा वो अगर इसमें लगाएंगे सॉलिड में तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी, अगर लिक्विड में लगाएंगे तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी दोनों एक तरह से सेम ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इसमें डियर अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में तो उसमें क्या होगा, उसमें एक रजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, एक फोर्स होगा जो रजिस्ट करेगा, वो डिफॉर्मेशन बॉडी में नहीं होने देगा। वो बॉडी में क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा बॉडी में। तो इसका मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो बॉडी को रिजिड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी डियर आ जाती है रिजिडिटी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, रिजिडिटी। उसको हम जी से मतलब शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, जी से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाउ को अगर ये हटाना है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो यहाँ जी 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह डियर अगर इसमें देखा जाए कि डिफॉर्मेशन के दौरान फ्लूइड में क्या उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि डिफॉर्मेशन होने नहीं दे रहा है, इसका मतलब डियर जो एक लेयर दूसरे लेयर पे रजिस्ट फोर्स लगा रहा है, रजिस्टिंग फोर्स वहीं तो है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसमें वो कौन सा प्रॉपर्टी है डियर, इसमें ये जो है विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है, और विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं डियर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो गया। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो सकता है ये किस मतलब एक एंगल पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है एक एंगल पे, तो इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और जो डिफॉर्मेशन बॉडी में होता है, बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है वो स्ट्रेन पैदा करता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कई नामों से बोल सकते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो डियर इसमें इतना ही, बाकी फिर कल स्टार्ट करेंगे, कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं। थैंक यू।